ये वीडियो मैंने सीजीएल 2020 वालों के लिए बना रहा हूँ मैं, कि वो अपनी कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि सीजीएल 2019 वालों की मैं इतनी हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन सीजीएल 2020 वालों के पास काफ़ी टाइम है। अभी उनका नोटिफिकेशन भी नहीं आया, तो उनका एग्ज़ाम जून के आसपास हो सकता है। तो उनके पास 5 से 6 महीने आराम से, इस टाइम में वो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन उनको एक गाइडेंस के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। यदि मैं उनकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर करूँगा। तो इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि मैंने अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की थी, स्टार्टिंग से मैं ये बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें। हो सकता है कि इसमें आपको कोई इम्पोर्टेंट चीज़ मिल जाए आपकी प्रिपरेशन के लिए, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरी कॉलेज मई में कंप्लीट हो गई थी, मई 2018 में कंप्लीट हो गई थी। जून से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, जून 2018 से। और आपको पता ही होगा कि सीजीएल का एग्ज़ाम डिले हो गया था 18 वाला, फिर उसका एग्ज़ाम हुआ था जून 2019 में। मैं भी शुरू में पहले 2018 की प्रिपरेशन नहीं कर रहा था, ऑल्दो मैंने फॉर्म भर दिया था, लेकिन मेरा टारगेट था सीजीएल 2019, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास टाइम है नहीं, अभी 2-3 महीने है, तो उसमें सीजीएल 2018 में तो कुछ होने वाला है नहीं। तो मैंने सीजीएल 2019 पे फोकस किया था, कि मतलब मैंने सोच रखा था कि सीजीएल 2019 में ही अपना सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन फिर जैसे सीजीएल 2018 वाला डिले हो गया एग्ज़ाम, और मैं अपनी पढ़ाई में कंटिन्यू था, इसी एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया। फिर सितंबर 2019 में मेरा मेंस हुआ, और फिर बताइए आपको 3 महीने बाद में डिस्क्रिप्टिव हुआ। इस बार सीजीएल 2019 वालों के लिए अच्छा चांस है, उनका मेंस और डिस्क्रिप्टिव साथ साथ ही है। नवंबर में उनका एग्ज़ाम है, तो काफ़ी जल्दी ये प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। मैं उनको यही चीज़ बोल लूँगा कि जो सीजीएल 2019 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके पास ये बेस्ट चांस है जॉब लेने का। क्योंकि आपको पता है कि सीजीएल 2018 वाले भी 3 साल हो गए, उनका अभी तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर उनका ज्वाइनिंग आएगा 1 साल बाद में, क्योंकि अभी रिसेंटली तो 2017 वालों की ज्वाइनिंग हुई है, तो हो सकता है कि 2018 वालों की ज्वाइनिंग में थोड़ा डिले हो। फिर जो 2019 वाले हैं उनका तो काफ़ी डिले हो जाएगा ज्वाइनिंग में। और ऐसे जो सीजीएल 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी यही बोलूँगा कि आपके पास सीजीएल 2020 ही है। यदि आपको ज्वाइनिंग चाहिए सीजीएल में, तो सीजीएल 2020 ही है आपके पास। आप कहीं पे भी कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, आपको सीजीएल 2020 वाला एग्ज़ाम क्रैक करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर भूल जाओ, आपके गए 6-7 साल। सो स्टार्ट बर्निंग कैंडल्स एट बोथ एंड्स एंड लग जाओ भाइयों। यदि कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से बात कर सकते हो, या फिर कहीं और पे आप गाइडेंस ले सकते हो अपने सीनियर्स से। जिस बंदे ने भी एसएससी का एग्ज़ाम क्रैक किया फर्स्ट अटैम्प्ट में, आप उससे गाइडेंस ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ कि मैंने कैसे कैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है। आप इसको देख सकते हो यदि आपको लगता है कि ये कोई, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा या मैं कोई कुछ फेक नहीं रहा, क्योंकि मुझे भी किसी ने गाइड किया था। जो ये स्ट्रेटेजी है वो मैंने कहीं किसी और से ली है, आप मेरे थ्रू ले सकते हो। यदि आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में ये पेपर क्लियर करना है तो यही बेस्ट तरीका है। तो चलिए शुरू करते हैं। ख़ास तौर पे सीजीएल 2020 वालों के लिए मैं उनको बताऊंगा कि मैंने अपनी प्रिपरेशन कैसे की थी। सीजीएल की 1 साल में ही मैंने प्रिपरेशन की थी। तो मैंने जून 2018 से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी इसकी। मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले अपना एक बार सिलेबस कंप्लीट किया था। जो स्टैंडर्ड बुक्स है उनसे मैंने एक बार इसका सिलेबस कंप्लीट किया था, और सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी मैंने बता रखी है, कौन कौन सी बुक्स मैंने यूज किए हैं, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो जब मैंने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, और जब मैं मॉक्स अटेम्प्ट करता था तो मेरे नंबर नहीं आते थे। मेरे नंबर आते थे 100, 110 ऐसे नंबर आया करते थे। जबकि मैंने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया था तब भी मेरे नंबर नहीं आते थे। रीज़न, कभी मेरा पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पाता था, कभी मेरे कॉन्सेप्ट छूट जाते थे, मुझे कॉन्सेप्ट याद नहीं आते थे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। फिर मैंने क्या किया, मैंने कंटिन्यू मॉक्स अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिए। मेनली मैंने टेक्स्ट बुक के मॉक्स अटेम्प्ट किए हैं। टेक्स्ट बुक का मैंने ईयरली सब्सक्रिप्शन खरीदा था। तो मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि कैसे कैसे मेरे स्टार्टिंग में मार्क्स आया करते थे टेक्स्ट बुक के
टेस्ट में। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि मेरे स्टार्टिंग में काफ़ी कम मार्क्स आया करते थे, 100 से 120 के अंदर मार्क्स आया करते थे। फिर और धीरे धीरे मेरे मार्क्स इंक्रीज होना स्टार्ट किए। रीज़न था कि मैंने अच्छे से एनालिसिस करना स्टार्ट कर दिया था। मैं डेली मॉक्स अटेम्प्ट करता था, मॉक को अटेम्प्ट करने के बाद मैं उसका अच्छे से एनालिसिस करता था। एनालिसिस के कारण मेरी रीजनिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। रीजनिंग के लिए मैंने कोई बुक यूज नहीं की है, मैंने केवल सिंपल कॉन्सेप्ट देखे हैं। कोई भी बुक उठा के आप उन सिंपल कॉन्सेप्ट को देख सकते हो, क्योंकि रीजनिंग एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग वाला सब्जेक्ट है। आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे रीजनिंग में मेनली 3-4 टॉपिक है जिनके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे क्लॉक वाला हो गया, एक डाइस वाला हो गया, उसमें 2 कॉन्सेप्ट है, एक क्लॉक कैलेंडर वाला हो गया, इसके अलावा एक सिलोजिज्म हो गया। जैसे 3-4 टॉपिक है। एक काउंटिंग फिगर वाला हो गया, तो इसके लिए आपको यूट्यूब पे ट्रिक्स देखनी है, उनको फिगर काउंटिंग की ट्रिक होती है। जब मैंने स्टार्टिंग में मॉक्स देना स्टार्ट किए थे तो जैसे कोई ट्राइंगल आ गया, उसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल पूछ रहा है, तो मैं ट्राइंगल्स काउंट करता था। मुझे नहीं पता था कि कोई ट्रिक वगैरह बनी हुई है। फिर मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि काउंटिंग फिगर अपन इस तरह से काउंट नहीं करते, इसके लिए एक ट्रिक है, उन ट्रिक्स को देख लो आप, है ना। तो कुछ ही सेकंडों में वो क्वेश्चन हो जाते हैं, उसमें इतना टाइम नहीं लगता। तो इस तरह से मैंने रीजनिंग मॉक से ही सीखी है पूरी, क्योंकि उसमें कुछ नया नहीं है। रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस चाहिए, वही सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है। जैसे मुझे अभी भी याद है कि मेरा लास्ट वाला क्वेश्चन मैट्रिक्स पे आता था, है ना। तो इस तरह से पूरा पैटर्न फिक्स है रीजनिंग का। तो आपको केवल प्रैक्टिस चाहिए। एक बार आप उनका कॉन्सेप्ट देख लो, या तो यूट्यूब का यूज कर लो या फिर कोई बुक यूज कर लो। इतना कुछ नहीं है, हर टॉपिक 15-20 मिनट का टॉपिक है। एक बार कर लिया आपने, बस फिर प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी आपको। तो मैंने जैसे कंटिन्यूली मॉक्स दिए थे, तो मुझे रीजनिंग में आराम से मेरे 45+ मार्क्स आ जाते थे, क्योंकि धीरे धीरे इनहांस हुए थे। स्टार्टिंग में मेरे भी 35-40 के बीच में आया करते थे, फिर धीरे धीरे मुझे अपने वीक कॉन्सेप्ट पता चले और उन वीक कॉन्सेप्ट पे मैंने वर्क करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही मैंने मैथ की है। मैथ में भी क्या किया, मैंने एक बार सिलेबस कर ही लिया था, तो जो जहाँ जहाँ मुझे दिक्कत आई, जहाँ जहाँ मेरे वीक कॉन्सेप्ट है, मैं उनको पेपर के साथ ही स्ट्रॉन्ग करता हुआ चला गया। जैसे आज मैंने मॉक दिया और आज के पेपर में मुझे किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आई, तो मुझे पता है कि वो कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पढ़ा हुआ है। तो मैंने क्या किया, उसी एनालिसिस के दौरान उसी वक्त मैंने उस कॉन्सेप्ट को यूट्यूब पे खोल के या किसी बुक में खोल के, जहाँ से मैंने पढ़ा है वहाँ से मैंने उसको सर्च कर लिया और मैंने उसको उसी वक्त क्लियर कर लिया, जो भी प्रॉब्लम थी। ऐसे मैंने मैथ की है। और इंग्लिश में तो इंग्लिश भी इसी तरह है। इंग्लिश में तो केवल नए वोकेब आएंगे आपको, है ना। यदि कोई वोकेब आप भूल गए तो उसको सर्च कर लो। इंग्लिश से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है यहाँ से, क्योंकि आप कंटिन्यूसली मॉक्स अटेम्प्ट करोगे तो आपका एक तो कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि आपकी वीकनेस कहाँ पे है। आप ग्रामर में लैग कर रहे हो या फिर वोकेब में लैग कर रहे हो। इसी तरह जीके का है। जीके में अपन काफ़ी चीज़ें भूल जाते हैं। एक बार आपने जीके पढ़ तो लिया, लेकिन अब उसको रिवाइज भी तो करना है। तो सबसे अच्छा ज़रिया है प्रीवियस ईयर के मॉक्स लगा लो, या फिर जो टेक्स्ट बुक के मॉक्स है वो भी लगा लो। तो जैसे जीके में कोई भी क्वेश्चन आया, जैसे पानीपत की लड़ाई का कोई क्वेश्चन आया, तो आपने क्या किया, उसको उसी वक्त सर्च करके उसकी तीनों लड़ाइयाँ वहाँ पे उनकी डेट सहित आपने देख लिया और उसको रिवाइज कर लिया, है ना। तो इस तरह से आप जीके को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। जीके में जैसे बायोलॉजी से कुछ क्वेश्चन आ गया कि ये डिजीज़ कौन से वायरस से होती है, तो आपने क्या किया, उसी वक्त वायरस से होने वाली डिजीज़ को आपने पढ़ लिया, तो वहाँ से रिवाइज हो गया सब कुछ चीज़ें। तो इस तरह से आपको मॉक्स देने से काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। तो जो CGL 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि एक बार आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, फिर आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यूअली मॉक्स लगाने हैं, ताकि चाहे स्टार्टिंग में आपके मार्क्स कम ही आए, लेकिन आपको मॉक्स लगाने हैं। इससे होगा क्या, इससे ये 1 घंटे का मॉक्स होता है ना, 1 घंटे का ही मॉक होगा। 1-1.5 घंटा आपका एनालिसिस का मान लो, तो ऐसे करके 2-2.5 घंटे आपको देने हैं। 2-2.5 घंटे में आप पूरा सिलेबस कवर कर रहे हो। इससे अच्छा क्या होगा, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि अल्टीमेटली आपको पेपर ही तो अटेम्प्ट करना है एग्ज़ाम में। आपने सुना होगा कि जैसे मुझे भी पता है कि मैंने जब एग्ज़ाम लिया था तो मुझे पता है कि मेरे से अच्छी नॉलेज रखने वाले काफ़ी स्टूडेंट्स थे, हमेशा ही होते हैं। क्योंकि जो 2-3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं
उनको इतनी नॉलेज तो हो ही जाती है, लेकिन उनकी दिक्कत ये हो जाती है कि उनको पता नहीं रहता कि आपको कौन से लेवल के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपको एसएससी का एग्जाम देना है तो आपको केट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, और एसएससी में एक पैटर्न फिक्स है क्वेश्चंस का। आप जब प्रीवियस ईयर के एग्जाम दोगे, प्रीवियस ईयर के मॉक्स लगाओगे, तो आपको पता चलेगा कि केवल फिक्स जो कॉन्सेप्ट है उन्हीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई नया नहीं आ रहा है एग्जाम में। 80 से 90% जो पोर्शन होता है वो इजी वाला पोर्शन होता है। किसी भी एग्जाम में देख लो आप, इजी इन द सेंस वो स्टैंडर्ड रहता है, उसका जो पैटर्न होता है वो स्टैंडर्ड होता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से उसको गेस कर सकते हो। आप यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा रहे हो, उनको अच्छे से एनालिसिस कर रहे हो, तो 100% चांस है कि आप अपने फाइनल जो पेपर होगा उसमें भी अच्छे नंबर लेके आओगे। तो CGL 2020 वालों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि एक बार आप सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद में आपको कंटिन्यू पेपर अटैम्प्ट करने हैं। मैंने भी इसी तरह से सीखा है और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप इसी तरीके से सीखें। यही रीज़न है कि मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही काफ़ी अच्छे नंबर लेकर आया हूँ CGL प्री में, और मेंस में भी मेरे 400 में से 370 नंबर है। रीज़न यही है कि मैंने मॉक्स अटैम्प्ट किए काफ़ी, उसका एनालिसिस किया है मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से, और इवन मैंने मेंस के लिए इतने मॉक्स भी नहीं लगाए। मैंने टियर 1 के लिए इतने काफ़ी मॉक्स लगा लिए थे कि मुझे मेंस के लिए मॉक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मॉक्स से आप एक चीज़ सीखते हो, एक तो आपके वीक कॉन्सेप्ट, और आप अपनी स्पीड को इन्हांस करते हो, टाइम मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, कि आप पूरे पेपर को एक्यूरेट टाइम पे कंप्लीट कर लो। जो मैंने टियर 1 के मॉक्स देते हुए सीख लिया था, तो मुझे टियर 2 में इतना मॉक्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने टियर 2 में केवल सिलेबस पे फोकस रखा है। हाँ, वीकली मैं टेस्ट दे लिया करता था इसका, और फाइनली मैं अपने मार्क्स दिखा रहा हूँ आपको, मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम दिए थे उनमें। CGL 2018 में से आप अपने मेरे मार्क्स देख ही रहे हो, कितने अच्छे मार्क्स आए, 186 मार्क्स आए हैं। CGL 18 के मेंस में आप देख रहे हो मेरे इंग्लिश में 191 आए हैं और मैथ में 179 आए हैं। ऐसे टोटल मिला के मेरे 555 मार्क्स हो गए हैं। CGL 19 में मेरे 50 में से 50 आए दोनों में, इंग्लिश में भी मेरे 50 आए, मैथ में भी 50। तो इसमें कोई लक वक नहीं था कि मेरे 50 में से 50 बाई लक आए हैं, क्योंकि जो पैटर्न था इसमें जो क्वेश्चंस का वो मैंने ऑलरेडी अटेम्प्ट कर रखा था मॉक्स के थ्रू, है ना। और सेकंड थिंग, मैंने काफ़ी स्टैंडर्ड चीज़ें पढ़ रखी थी जो पेपर में आने लायक थी, तो मुझे कहीं पे भी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि CGL 19 में मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी। CGL 18 का एग्ज़ाम देने के बाद में मेरा कोई ऐसे नहीं था कि CGL 19 में मुझे टॉप करना है। मैंने बस जाकर एग्ज़ाम दिया, वो भी इसलिए क्योंकि CGL 18 का अभी तक पता नहीं है कि क्या है। पहले UFM लगा दिया उन लोगों ने, अब UFM को उठा के अभी तक रिजल्ट नहीं आया। 4 अक्टूबर को रिजल्ट आने के लिए बोल रहे हैं, उसका भी फिक्स नहीं है कि आएगा नहीं आएगा। तो वही एक बैकअप के लिए मैंने CGL 19 का एग्ज़ाम दोबारा दिया था। यदि ये लोग टाइम पे रिजल्ट दे रहे थे तो मुझे नहीं लगता कि मैं मेंस भी इसका दूंगा, और मुझे विश्वास है कि मेंस में भी मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, 350 क्रॉस कर जाऊंगा मैं आराम से। रीज़न वही है कि मैंने काफ़ी स्टैंडर्ड पढ़ा है, उनको काफ़ी बार रिवाइज किया है। मैंने कहीं पे भी अलग से कुछ नहीं पढ़ा, मैंने जो स्टैंडर्ड बुक्स आपको बताई है मैंने वही की है, उन्हीं को मैंने बार बार किया है। इवन मुझे पता भी नहीं है कि मैंने कितनी बार अपना सिलेबस रिवाइज किया है, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड रिसोर्स थे। वही एक बुक थी राकेश यादव की क्लास नोट्स, मैथ के लिए, इंग्लिश के लिए वो वोकेब के लिए, ग्रामर के लिए नीतू सिंह की पहली बुक थी, 15 चैप्टर है उसमें, तो एक महीने में वो बुक कंप्लीट हो जाती है आराम से, है ना। तो आप कितना भी रिवाइज कर सकते हो। ये मेरा प्रोसेस कंटिन्यू था रिवीजन का, मैंने कहीं पर भी किसी भी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ा। जो मेरा टाइम था वो फिक्स था कि मॉर्निंग में स्टार्ट करना है, मुझे नीतू सिंह वाली बुक, ग्रामर बुक पढ़नी है 15-20 मिनट, फिर बाद में उस वोकेब करनी है, ये 2 बुक है एस.वी. बख्शी और आम्बी पब्लिकेशन, ये वोकेब करनी है। फिर उसके बाद में मुझे मॉक लगाना है या फिर मैथ के वीडियोस देखना है यूट्यूब पे। अभिनय शर्मा के देखता था मैं, और राकेश यादव के वीडियो देखता था। फिर मैं राकेश यादव की क्लास नोट सोल्व कर लेता था। जीके के लिए मैं किरण के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेता था। रीजनिंग के लिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं मॉक्स के थ्रू रीजनिंग सीखी है मैंने। जहाँ पे भी दिक्कत आई मैंने उस कॉन्सेप्ट को सर्च कर लिया, तो इसी तरीके से मैंने किया है। तो CGL 2020 वाले हैं उनको मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लो स्टैंडर्ड जगह से, आपको कहीं पे भी अलग से कुछ नहीं पढ़ना। फिर आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यूसली मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं।
मॉक्स अटेम्प्ट करने से आप सारी चीज़ें सीख जाओगे। और आपने मेरे मार्क्स देखे ही कैसे, मेरे मॉक्स में शुरू में कितने कम मार्क्स आया करते थे और लास्ट में कितने अच्छे मार्क्स आने लग गए थे। तो बेस्ट ऑफ लक, और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है, आप वहाँ पे मुझे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। और इवन मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी वहाँ पे है, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। शाम को 8 से 10 बजे तक आप मेरे से बात कर सकते हो। कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत आ रही हो आपको मैं गाइड कर सकता हूँ। बेस्ट ऑफ लक, बाय।